हैं। यहाँ पर एक कहानी दी गई है, उस कहानी को आप पढ़ेंगे तो कई चीज़ें आपको समझ में आएंगी। तो चलिए चर्चा करते हैं। एनीते बेल्जियम के उत्तरी इलाके के एक डच माध्यम के स्कूल में पढ़ती है। फ्रेंच बोलने वाले उसके अनेक स्कूली साथी चाहते हैं कि पढ़ाई फ्रेंच में ही हो। सेल्वी श्रीलंका की राजधानी कोलंबो के एक स्कूल में पढ़ती है। वह और उसके स्कूल के बहुत से दोस्त तमिल भाषी हैं और इनके माता पिता पढ़ाई का माध्यम तमिल ही रखना चाहते हैं। कौन सी सरकार एनीते और सेल्वी के माता पिता की इच्छा पूरी कर सकती है? किसे सफलता मिलने की संभावना अधिक है और क्यों? अब खलील के बारे में एक चर्चा है। बेरूत शहर में खलील नाम का एक आदमी रहता था। उसके माँ बाप अलग अलग समुदाय के थे। उसके पिता ऑर्थोडॉक्स ईसाई थे तो माँ सुन्नी मुसलमान। आधुनिक शहर के लिए यह कोई अनूठी बात ना थी। लेबनान में अलग अलग समुदाय के लोग रहते थे और राजधानी बेरूत में भी बस जाते थे। वे साथ रहते थे, मेल जोल होता था, पर गृह युद्ध में वे एक दूसरे से लड़ते भी थे। खलील का एक चाचा ऐसी ही लड़ाई में मारा गया था। गृह युद्ध की समाप्ति के बाद लेबनान के सारे नेता साथ मिलकर बैठे और विभिन्न समुदायों के बीच सत्ता के बंटवारे के कुछ बुनियादी नियमों पर सहमत हुए। नियम क्या थे? इन नियमों के अनुसार तय हुआ कि देश का राष्ट्रपति मैरोनाइट पंथ का कोई कैथोलिक ही होगा। यानी कि कौन सा पंथ? मैरोनाइट पंथ का कोई कैथोलिक होना चाहिए। सिर्फ सुन्नी मुसलमान ही प्रधानमंत्री हो सकता है। उप प्रधानमंत्री का पद ऑर्थोडॉक्स ईसाई और संसद के अध्यक्ष का पद शिया मुसलमान के लिए तय हुआ। यानी कि यहाँ पे इन चीज़ों को आप देखते हैं तो समझ पाएंगे कि सभी मत को मानने वाले लोगों का महत्वपूर्ण पदों पर प्रतिनिधित्व होना जरूरी था। इस समझौते के अनुसार आगे से ईसाई फ्रांस से संरक्षण की मांग नहीं करेंगे। यानी कि जो ईसाई हैं वो फ्रांस से संरक्षण की मांग नहीं करेंगे और साथ साथ मुसलमान भी अपने पड़ोसी देश सीरिया के साथ एकीकरण की मांग छोड़ने पर सहमत हुए। जब ईसाइयों और मुसलमानों के बीच यह समझौता हुआ था तब दोनों की आबादी लगभग बराबर थी। बाद में मुसलमान स्पष्ट रूप से बहुमत में आ गए, पर दोनों पक्ष अभी भी उस समझौते का आदर करते हुए उसे मान रहे हैं। खलील को इस समझौते में बड़ी गड़बड़ी लगती है। वह राजनीतिक महत्वाकांक्षा वाला लोकप्रिय व्यक्ति है, लेकिन मौजूदा व्यवस्था के रहते वह सबसे बड़े पद पर पहुंच नहीं सकता। वह ना तो माँ के धर्म को मानता है ना ही पिता के। असल में वह नहीं चाहता था कि उसे किसी भी धर्म से जोड़कर पहचाना जाए। उसे समझ में नहीं आता कि लेबनान भी अन्य सामान्य लोकतंत्र की तरह क्यों नहीं चलता। उसका कहना है सिर्फ चुनाव कराइए, हर किसी को चुनाव लड़ने की आज़ादी दीजिए और जिसे सबसे ज़्यादा वोट मिले वह राष्ट्रपति बन जाए, भले ही वह किसी समुदाय का हो। लेकिन उसके जिन बड़े बुजुर्गों ने गृहयुद्ध देखा है उनका कहना है कि मौजूदा व्यवस्था ही शांति की सबसे अच्छी गारंटी है। अभी कहानी ख़त्म नहीं हुई थी। वह टीवी टावर के पास पहुंच गए, वहां रुके और वहाँ पर रुक सकते थे। बेताल ने जल्दी से उनकी कहानी ख़त्म की और अपना सवाल विक्रम से पूछा, अगर आपको लेबनान का कानून फिर से लिखने का अधिकार होता तो आप क्या करते? तो ये कहानी का रूप दे करके पावर शेयरिंग क्यों महत्वपूर्ण है ये समझाने का प्रयास किया गया है। अब अगले टॉपिक में हम देखेंगे कि सत्ता की साझेदारी के रूप क्या हैं। राजनीतिक सत्ता का बंटवारा नहीं किया जा सकता। इसी धारणा के विरुद्ध सत्ता की साझेदारी का विचार सामने आया था। लंबे समय से यही मान्यता चली आ रही थी कि सरकार की सारी शक्तियां एक व्यक्ति या किसी खास स्थान पर रहने वाले व्यक्ति समूह के हाथ में रहनी चाहिए। अगर फैसले लेने की शक्ति बिखर गई तो तुरंत फैसले लेना और उन्हें लागू करना संभव नहीं होगा। लेकिन लोकतंत्र का एक बुनियादी सिद्धांत है कि जनता की सारी राजनीतिक शक्ति का स्रोत है। इसमें लोग स्वशासन की संस्थाओं के माध्यम से अपना शासन चलाते हैं। एक अच्छे लोकतांत्रिक शासन में समाज के विभिन्न समूहों और उनके विचारों को उचित सम्मान दिया जाता है। यानी कि ये लोकतंत्र की पहचान है कि समाज के जितने भी समूह हैं उनके सभी लोगों के विचारों को सुना जाए, समझा जाए। सार्वजनिक नीतियाँ तय करने में सबकी बातें शामिल होती हैं। इसीलिए उसी लोकतांत्रिक शासन को सबसे अच्छा माना जाता है जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा नागरिकों की भागीदारी सुनिश्चित हो सके। आधुनिक लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं में सत्ता की साझेदारी के अनेक रूप हो सकते हैं। हम कुछ प्रचलित उदाहरणों पर ध्यान देकर के इनको समझेंगे। पहला है शासन के विभिन्न अंग जैसे कि विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच सत्ता का बंटवारा रहता है।
इसे हम सत्ता का क्षैतिज वितरण कहेंगे, क्योंकि इसमें सरकार के विभिन्न अंग एक ही स्तर पर रहकर अपनी अपनी शक्ति का उपयोग करते हैं। ऐसे बंटवारे में यह सुनिश्चित हो जाता है कि कोई भी अंग एक सत्ता का असीमित उपयोग नहीं कर सकता है। हर अंग दूसरे पर अंकुश रखता है और इससे विभिन्न संस्थाओं के बीच सत्ता का संतुलन बना रहता है। यानी कि विभिन्न संस्थाओं के बीच क्या होता है, सत्ता का संतुलन बना रहता है। लोकतांत्रिक संस्थाओं के बारे में पिछली क्लास में आपने पढ़ा था कि कार्यपालिका सत्ता का उपयोग जरूर करती है पर संसद के अधीन कार्य करती है। न्यायपालिका की नियुक्ति कार्यपालिका करती है पर न्यायपालिका ही कार्यपालिका पर और विधायिका पर बनाए गए कानूनों पर अंकुश रखती है। इस व्यवस्था को नियंत्रण और संतुलन की व्यवस्था भी कहते हैं। दूसरा है, सरकार के बीच विभिन्न स्तरों पर सत्ता का बंटवारा हो सकता है। जैसे पूरे देश के लिए एक सामान्य सरकार हो और फिर प्रांत या क्षेत्रीय स्तर पर अलग अलग सरकार रहें। पूरे देश के लिए बनने वाली ऐसी सामान्य सरकार को अक्सर संघ या केंद्र सरकार कहते हैं। प्रांतीय क्षेत्रीय स्तर की सरकारों को हर जगह अलग अलग नामों से पुकारा जाता है। भारत में हम इन्हें राज्य सरकार कहते हैं, यानी भारत में इनको स्टेट गवर्नमेंट के नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों, क्या आप बता सकते हो कि वर्तमान में भारत में कितने राज्य हैं और कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं, और आप किस राज्य से संबंध रखते हैं? कमेंट करके हमें बता सकते हैं। तो हर देश में बंटवारा ऐसा ही नहीं है। कई देशों में प्रांतीय क्षेत्रीय सरकारें नहीं हैं, लेकिन हमारी तरह जिन देशों में ऐसी व्यवस्था है वहाँ के संविधान इस बात का स्पष्ट उल्लेख करते हैं कि केंद्र और राज्य सरकारों के बीच सत्ता का बंटवारा किस तरह रहेगा। बेल्जियम में या तो काम हुआ है पर श्रीलंका में नहीं हुआ। राज्य सरकारों से नीचे के स्तर की सरकारों के लिए भी ऐसी ही व्यवस्था हो सकती है। नगर पालिका और पंचायतें ऐसी ही इकाइयां हैं, यानी कि राज्य सरकारों से नीचे भी सरकार का एक रूप दिखाई देता है जिसको स्थानीय प्रशासन कहते हैं, जो नगरीय और ग्रामीण क्षेत्रों के लिए अलग अलग होता है। नगरीय क्षेत्र में काम करने वाली व्यवस्था को नगर पालिका, नगर पंचायत, नगर निगम के रूप में देखा जाता है, और पंचायतों के स्तर पर ग्रामीण अंचल में काम करने वाली व्यवस्था को स्थानीय प्रशासन का ग्रामीण स्वरूप कहते हैं, जिसे ग्राम सभा, जिला पंचायत और क्षेत्र पंचायत के नाम से जाना जाता है। उच्चतर और निम्नतर स्तर की सरकारों के बीच सत्ता के ऐसे बंटवारे को ऊर्ध्वाधर वितरण कहते हैं, यानी कि इनको ऊर्ध्वाधर वितरण कहते हैं, ऊपर से नीचे की तरफ। हम अगले अध्याय में इस पर विस्तार से चर्चा करेंगे। और इस टॉपिक का अगला पॉइंट है, सत्ता का बंटवारा विभिन्न सामाजिक समूहों मसलन भाषाई और धार्मिक समूहों के बीच भी हो सकता है। यानी कि सत्ता का बंटवारा जो है वो धार्मिक और भाषाई समूहों में भी होता है। बेल्जियम में जैसे कि आपने देखा था, वहाँ पे क्या था कि सामुदायिक सरकार इस व्यवस्था का एक अच्छा उदाहरण है। कुछ देशों के संविधान और कानून में इस बात का प्रावधान है कि सामाजिक रूप से कमजोर समुदाय और महिलाओं को विधायिका और प्रशासन में हिस्सेदारी दी जानी चाहिए। पिछले साल हमने अपने देश में प्रचलित आरक्षित चुनाव क्षेत्र वाली ऐसी ही व्यवस्था के बारे में पढ़ा था। इस तरह की व्यवस्था विधायिका और प्रशासन में अलग अलग सामाजिक समूहों को हिस्सेदारी देने के लिए जाती है, ताकि लोग खुद को शासन से अलग न समझें। अल्पसंख्यक समुदायों को भी इसी तरह से सत्ता में उचित हिस्सेदारी दी जाती है। सामाजिक विविधताओं को शासन में भागीदारी देने के अलग अलग तरीकों पर हम इस इकाई में चर्चा करेंगे। चौथा पॉइंट है, सत्ता के बंटवारे का एक रूप हम विभिन्न प्रकार के दबाव समूह आंदोलनों द्वारा शासन को प्रभावित और नियंत्रित करने के तरीके में भी लक्ष्य कर सकते हैं। यानी कि जो प्रेशर ग्रुप्स होते हैं, जो आंदोलन वगैरह होता है, उनको भी सत्ता के बंटवारे का एक रूप मानते हैं, क्योंकि उनके प्रयासों से, उनके द्वारा किए गए गतिविधियों से, उनके द्वारा चलाए गए कार्यक्रमों से सरकार को अपने निर्णय बदलने पड़ते हैं। कई बार ऐसा होता है। कई सारे ऐसे आंदोलन रहे, छात्र आंदोलन, किसान आंदोलन, मजदूर आंदोलन, जो कि अपने समूह के हितों की बात के लिए सरकार पर दबाव डालते हैं। लोकतंत्र में लोगों के सामने सत्ता के दावेदारों के बीच चुनाव का विकल्प जरूर रहना चाहिए। समकालीन लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं में यह विकल्प विभिन्न पार्टियों के रूप में उपलब्ध होता है। पार्टियां सत्ता के लिए आपस में प्रतिस्पर्धा करती हैं, क्योंकि किसी भी पार्टी का उद्देश्य होता है सत्ता में बने रहना, इसलिए वो आपस में प्रतिद्वंदिता बनाए रखती हैं। पार्टियों की आपसी प्रतिद्वंदिता ही इस बात को सुनिश्चित कर देती है कि सत्ता एक व्यक्ति या समूह के हाथ में ना रहे। एक बड़ी समयावधि पर गौर करें तो पाएंगे कि सत्ता बारी बारी से अलग अलग विचारधारा और सामाजिक समूहों वाली पार्टियों के साथ
के हाथ आती जाती रहती है। कई बार सत्ता की भागीदारी एकदम प्रत्यक्ष दिखती है, क्योंकि 2 या 2 से अधिक पार्टियां मिलकर चुनाव लड़ती हैं या सरकार का गठन करती हैं। लोकतंत्र में हम व्यापारी, उद्योगपति, किसान और औद्योगिक मजदूर जैसे कई संगठित हित समूहों को भी सक्रिय देखते हैं। सरकार की विभिन्न समितियों में सीधी भागीदारी करके या नीतियों पर अपने सदस्य वर्ग के लाभ के लिए दबाव बनाकर ये समूह भी सत्ता में भागीदारी करते हैं। तो ये कई सारे प्रश्न आपको दिए गए हैं। यहाँ पर आप देखेंगे कि सत्ता के बंटवारे कुछ उदाहरण निम्नलिखित हैं। ये सत्ता की साझेदारी की 4 श्रेणी में से किस में आते हैं? सत्ता का साझा कौन किसके साथ कर रहा है? बम्बई उच्च न्यायालय ने महाराष्ट्र सरकार को आदेश दिया कि तत्काल कार्रवाई करे, मुंबई के 7 अनाथालयों के 2000 बच्चों के रखरखाव में सुधार करे। कनाडा के ओंटारियो प्रांत की सरकार ने वहाँ के मूलवासी समुदाय के साथ जमीन के दावों पर निपटारा करने पर सहमति दे दी। स्थानीय मामलों के लिए जवाबदेह मंत्री ने घोषणा की कि सरकार मूलवासी समुदाय के साथ पारस्परिक सम्मान और सहयोग की भावना से काम करेगी। तीसरा है, रूस की 2 प्रभावशाली राजनीतिक पार्टियों द यूनियन ऑफ ऑन राइट फोर्सेस और लिबरल एब्लोको मूवमेंट ने एक मजबूत दक्षिणपंथी गठबंधन बनाने के लिए अपने संगठनों के विलय का फैसला किया। इनका प्रस्ताव है कि अगले संसदीय चुनाव में हम उम्मीदवारों की साझा सूची बनाएंगे। नाइजीरिया के विभिन्न प्रांतों के वित्त मंत्रियों ने एकजुट होकर मांग की है कि संघीय सरकार अपनी आमदनी के स्रोतों को घोषित करे। वो यह भी जानना चाहते थे कि विभिन्न प्रांतों के बीच राजस्व का बंटवारा किस आधार पर हो। तो सत्ता की साझेदारी नाम के चैप्टर का ये जो महत्वपूर्ण बिंदु थे हमने उनको कवर कर लिया है। अब मिलते हैं अगले टॉपिक के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए, अपनी तैयारी को अच्छी बनाए रखिए।